हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल सियाराम एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं आज आलोचना। आज हम लोग जो है आलोचना पढ़ने वाले हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में समाप्त हो जाए, क्योंकि ज़्यादा है नहीं। ये सब छोटी छोटी गतिविधियाँ हैं जो कि हो जाएंगी। और इसके पहले हम लोग निबंध पढ़े थे। जो भी चैनल पे नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और पीछे सारी वीडियो पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आलोचना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये थ्योरी है जो कि हम लोगों को नहीं पढ़ना है, हम लोगों को बस ये पढ़ना है। इसमें पहला पॉइंट है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। जो वाकजाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता और परमुखापेक्षित से ना बचा सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त ना बना सके, जो उसके हृदय को पर दुखदकार और संवेदनशील ना बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे कोई संकोच नहीं होता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आगे है उपनिवेश में स्त्री। ये किसका है? तो उपनिवेश में स्त्री ये जो है प्रभा खेतान जी की रचना है। निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? तो निराला की साहित्य साधना कौन है? रामविलास शर्मा जी हैं। रामविलास शर्मा जी का है निराला की साहित्य साधना। महिला रचनाकार की कृतियाँ अपनी संवेदनशीलता, तर्कता और तेवर में बेहद पाठनीय होते हुए भी आलोचना के ठंडेपन की शिकार है। यह कथन किसका है? तो ये कथन ममता कालिया जी का है। ममता कालिया जी का एक बार फिर से देखते हैं कथन कि महिला रचनाकार की कृतियाँ अपनी संवेदनशीलता, तार्किकता और तेवर में बेहद पठनीय होते हुए भी आलोचना के ठंडेपन की शिकार हैं। यह कथन किसका है? तो ममता कालिया जी का है। आगे है साहित्य लोचन के लेखक कौन है? तो साहित्य लोचन के लेखक श्याम सुंदर दास जी हैं। फिर है निर्मला जैन की कृति कथा समय में तीन हमसफ़र कौन थे? तो निर्मला जैन की रचना थी कथा समय में तीन हमसफ़र। तो इसमें जो तीन हमसफ़र थे वो कौन कौन थे? कृष्णा सोपती, मन्नू भंडारी और उषा प्रेमवदा जी थे। आगे है कामायनी का पुनर्विचार। कृति का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1961 ईस्वी। कामायनी का पुनर्विचार, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1961 ईस्वी है। फिर है मुक्तिबोध रचनावली का संपादन किसने किया था? तो नेमीचंद्र जैन ने। मुक्तिबोध रचनावली का संपादन किसने किया था? तो नेमीचंद्र जैन ने किया था। श्रेष्ठवादी आलोचक कहा जाता है, तो श्रेष्ठवादी आलोचक किसे कहा जाता है? नंद दुलारी वाजपेयी जी को कहा जाता है। रंग दर्शन के रचनाकार कौन है? तो नेमीचंद्र जैन जी हैं। रंग दर्शन के रचनाकार नेमीचंद्र जैन। प्रेमचंद्र को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार माना है, तो किसने माना है? रामविलास शर्मा जी ने। किसके बाद माना है? तो कबीर के बाद माना है। किसे माना है? प्रेमचंद्र जी को माना है। तो प्रेमचंद्र जी को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने माना है? रामविलास शर्मा जी ने माना है। अगला पॉइंट है उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचना। यह कथन किस आलोचक का है? तो ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का कथन है। आगे है कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे। यह कथन किसका है? तो ये बच्चन सिंह जी का कथन है कि कबीर और तुलसी जो थे वो भाषा में एक मिशन की तरह लिख रहे थे। आगे है आज के व्यापक सामाजिक संबंधों के संदर्भ में जीने वाले व्यक्ति के माध्यम से ही मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज को नाटकीय रूप दिया। वह आलोचक जिनका कथन है नामवर सिंह है। किसका कथन है ये? तो ये नामवर सिंह जी का कथन है कि आज के व्यापक सामाजिक संबंधों के संदर्भ में जीने वाले व्यक्ति के माध्यम से ही मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज को नाटकीय रूप दिया। तो ये आलोचक कौन है? ये कथन जो है नामवर सिंह जी का है। अगला पॉइंट है आज का हिंदी निबंध साहित्य अधिकांश में आलोचना की ओर दौड़ जा रहा है। आजकल आचार्य तत्व की चाह रीतिकाल में भी कुछ बड़ी चढ़ी है। यह कथन किसका है? तो ये
बाबू गुलाब राय जी का कथन है कि आज का हिंदी निबंध साहित्य अधिकांश में आलोचना की ओर दौड़ा जा रहा है। आजकल आचार्य तत्व की चाह रीतिकाल से भी कुछ बड़ी चढ़ी है। तो ये कथन किसका है? गुलाब राय जी का कथन है। आगे है, किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपनी सत्ता के क्रोध का जितना ही अधिक तिरोभाव और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणति होगी, उतनी ही बढ़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। यह कथन किसका है? तो ये कथन शुक्ल जी का है कि किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपनी सत्ता के क्रोध का जितना ही अधिक तिरोभाव और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणति होगी, उतनी ही बढ़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। यह कथन किसका है? तो ये शुक्ल जी का कथन है। अगला पॉइंट है कि वह रचनाकार जिसकी भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है, जिसमें भाषा के दो रूप प्रांजल व्यवहारिक भाषा तथा संस्कृत निष्ठ शास्त्री का प्रयोग दिखाई देता है। तो किसमें दिखाई देता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी में दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? कि वह रचनाकार जिसकी भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है, जिसमें भाषा के दो रूप प्रांजल व्यवहारिक भाषा तथा संस्कृत निष्ठ शास्त्री का प्रयोग दिखाई देता है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी में दिखाई देता है। आगे है, मुक्तिबोध की प्रतिबंधित पुस्तक का नाम क्या है? तो मुक्तिबोध की जो प्रतिबंधित पुस्तक थी उसका नाम था भारत इतिहास और संस्कृति। रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना लिखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचन लिखा है। तो किसने लिखा है? रामविलास शर्मा ने लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना किसने लिखा है? रामविलास शर्मा ने लिखा है। वह रचनाकार जिसने अपना प्रथम आलोचनात्मक लेखक निराला जी की कविता लिखा, जो चर्चित पत्रिका चांद में प्रकाशित हुआ, तो कौन सा था? डॉक्टर रामविलास शर्मा। वो रचनाकार जिसने अपना प्रथम आलोचनात्मक लेखक निराला जी की कविता लिखा, जो चर्चित पत्रिका चांद में प्रकाशित हुआ था, तो वो कौन थे? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी थे। आगे है, भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं रचना लिखा है। तो किसने लिखा है भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याओं पर? तो इसके रचनाकार रामविलास शर्मा जी ही हैं। फिर है, ज्ञान राज के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। ज्ञान राज की संचित कोश का नाम ही साहित्य है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। ज्ञान राज के संचित कोश ही का नाम साहित्य है। यह कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। देव और बिहारी पुस्तक किसकी है? तो कृष्ण बिहारी मिश्र की है। देव और बिहारी पुस्तक कृष्ण बिहारी मिश्र जी की है। आगे है, वह लेखक जिसको आलोचना के क्षेत्र में सम्राट माना जाता है, तो कौन है जिन्हें आलोचना के क्षेत्र में सम्राट माना जाता है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आगे है, विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना, खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। इन पंक्ति के लेखक कौन हैं? तो ये बच्चन सिंह जी ने कहा था। आगे है, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद से प्राप्त हुआ है और आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन किसका है? तो ये कथन शुक्ल जी का है। छायावाद पुस्तक के लेखक कौन है? तो नामवर सिंह जी हैं। नई समीक्षा के केंद्र में, ये किसकी है? कृति है। नई समीक्षा के केंद्र में क्या है? ये कृति है। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है किस आलोचक की स्थापना है? किसने कहा है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। अगला पॉइंट है, वह विद्वान जिसने कहा कि मनोवैज्ञानिक तथ्य के अनुसार हार की मनोवृत्ति में दो बातें संभव हैं, या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना या भोग विलास में पड़कर हरि को भूल जाना। भक्ति काल में लोगों में प्रथम प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है। किसका कथन है? तो बाबू गुलाब राय जी का कथन है। अगला पॉइंट है कि साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, जो उसके अंतर में अटाए नहीं अट सकता। साहित्य का मूल यही आनंद का अतिरेक है। उच्छलित आनंद के अतिरेक से उद्घृत सृष्टि ही सच्चा साहित्य है। साहित्य संबंधी यह अवधारणा किसकी है? तो यह अवधारणा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम
कविता है कहकर कविता की परिभाषा किसने दी है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंधों की भाषा किस प्रकार की है? तो संस्कृत निष्ठ हिंदी है। संस्कृत निष्ठ हिंदी किसकी भाषा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की निबंधों की भाषा है। शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार कौन है? तो शुद्ध कविता की खोज दिनकर की रचना है। आगे है वह कथाकार जिसको हिंदी में स्त्री विमर्श की अवधारणा को चर्चा में लाने का श्रेय दिया जाता है। तो किसे दिया जाता है? राजेंद्र यादव जी को दिया जाता है। आगे है राम लाला श्रीनिवास दास की संयुक्ता स्वयंवर की सच्ची समालोचना की थी। तो सच्ची समालोचना किसने की थी? बालकृष्ण भट्ट जी ने की थी। लाला श्रीनिवास दास की संयुक्ता स्वयंवर की सच्ची समालोचना की किसने की थी? तो बालकृष्ण भट्ट जी ने की थी। काव्यानुभूति की जटिलता चित्तवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि संवादी विषमवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है शुक्ल जी का। आगे है हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का वही महत्व है जो उपन्यासकार प्रेमचंद्र या कवि निराला का। यह कथन किसका है? तो ये डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का कथन है। हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक कौन हैं? तो डॉक्टर दशरथ ओझा जी हैं। कविता की तीसरी आंख के रचनाकार कौन है? तो प्रभाकर श्रोत्रिय जी हैं। रस सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो ये नगेंद्र की रचना है रस सिद्धांत। आगे है कबीर के बीजक पर रची गई तिरछा टीका है। तो किसकी है? पूरन दास जी की है, जो कि कबीर दास के बीजक पर रची गई है तिरछा टीका तो किसकी है? पूरन दास जी की है। आत्माराम के छदम नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की आलोचना की थी। तो किसने की थी? बाल मुकुंद गुप्त जी ने की थी। यदि द्विवेदी जी ना उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती है, उसकी परंपरा जल्दी ना रुकती। यह कथन किसका है? तो ये शुक्ल जी का कथन है। रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का। रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का। यह कथन किस आलोचक का है? तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। आगे है नई कविता नए संदर्भ आलोचनाकृत किसकी है? तो डॉक्टर नगेंद्र की है। मुक्तिबोध कविता और जीवन विवेक नामक आलोचना किस समकालीन कवि ने लिखी है? तो चंद्रकांत देवताली की है। मुक्तिबोध कविता और जीवन विवेक नामक आलोचना पुस्तक किस समकालीन कवि ने लिखी है? तो किसने लिखी है? चंद्रकांत देवताली जी ने लिखी है। वह मार्क्सवादी आलोचक जिसने तुलसी को श्रेष्ठ कवि माना है। किसने तुलसी को श्रेष्ठ कवि माना है? तो रामविलास शर्मा जी ने माना है। रूपक रहस्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो रूपक रहस्य श्याम सुंदर दास जी हैं। रामदहिन मिश्र कृति काव्य विमर्श का प्रकाशन वर्ष कितना है? तो 1951 ईस्वी है। भाषा और समाज ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो भाषा और समाज ग्रंथ के लेखक का नाम रामविलास शर्मा है। रस सिद्धांत स्वरूप विश्लेषण ग्रंथ के लेखक कौन है? तो रस सिद्धांत स्वरूप विश्लेषण ग्रंथ के लेखक डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित जी हैं। रीति काव्य की भूमिका पुस्तक के रचयिता कौन है? तो रीति काव्य की भूमिका पुस्तक के रचयिता नगेंद्र जी हैं। प्रखर साम्यवादी आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हैं। केदार छायावोत्तर कविता के सुमित्रा नंदन पंत हैं। यह कथन किसका है? तो ये कथन बच्चन जी का है कि केदार जो है वो छायावोत्तर कविता के सुमित्रा नंदन पंत हैं। किसका कथन है? बच्चन सिंह जी का कथन है। बाबू श्याम सुंदर दास किस रूप में प्रसिद्ध हुए? तो आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हुए। कौन? बाबू श्याम सुंदर दास जी। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना की ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। काव्य की यह परिभाषा देने वाले विद्वान कौन हैं? तो बाबू गुलाब राय जी हैं। हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन किसने दिया? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने दिया। हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने दिया। शिवदान सिंह चौहान की रचना है तो कौन सी है? हिंदी साहित्य के 80 वर्ष किसकी रचना है? शिवदान सिंह चौहान जी की रचना है। वह आलोचक जिनका कथन है कि आधुनिक काल में गद्य का विकास सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, तो किसका कथन है ये? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का।
कहानी नई कहानी पुस्तक के लेखक हैं तो नामवर सिंह जी हैं। हिंदी कहानी संदर्भ और प्रकृति आलोचना पुस्तक के लेखक कौन हैं तो देवी शंकर अवस्थी जी हैं। लक्ष्मीकांत वर्मा की लिखी पुस्तक है नई कविता के प्रतिमान, किसकी है? लक्ष्मीकांत वर्मा जी की है। स्वच्छंदवादी पुस्तक के रूप में प्रसिद्ध है तो कौन प्रसिद्ध है? नंद दुलारे वाजपेयी जी प्रसिद्ध हैं। उर्वशी पर लिखी गई किसकी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था तो भगवत चरण उपाध्याय जी के। उर्वशी पर लिखी गई किसकी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था तो भगवत चरण उपाध्याय जी के। रामविलास शर्मा कृति महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण का प्रकाशन काल कितना है तो 1977 ईस्वी है। कवि कर्म और काव्य भाषा आलोचक की समीक्षा कृति है तो किसकी है? परमानंद श्रीवास्तव जी की है। कवि कर्म और काव्य भाषा परमानंद श्रीवास्तव जी की समीक्षा कृति है। शुक्ल जी ना तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया और ना ही पश्चिमी व्यक्तिवाद को। यह कथन किसका है? तो ये कथन रामविलास शर्मा जी का है। वह आलोचक जिसका कथन है कि पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकेल मधुसूदन दत्त के बंगला काव्य मेघनाथ वध 1961 ईस्वी को माना जाता है तो ये कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? तो दूसरी परंपरा की खोज आलोचना है। तीन महान कवियों जायसी सूर तुलसी की समीक्षा प्रस्तुत की गई है तो किसमें प्रस्तुत की गई है? त्रिवेणी में प्रस्तुत की गई है। त्रिवेणी में किसकी समीक्षा प्रस्तुत की गई है? तो तीन महान कवि हैं जायसी सूर और तुलसी जी। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा के विकास परंपरा के लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा जी हैं। आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया है जैसे निराला ने कविता के छंदों के बंधन से थी। यह कथन किसका है? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी के संबंध में यह कथन है कि आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया है जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से। यह कथन किसका है? तो रामविलास शर्मा जी के संबंध में यह कथन है। आगे है अरस्तु का काव्य शास्त्र रचना है तो अरस्तु का काव्य शास्त्र किसकी रचना है? डॉक्टर नगेंद्र की रचना है अरस्तु का काव्य शास्त्र। कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन हैं? तो नामवर सिंह जी हैं। कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह जी हैं। आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षक पत्रिका के संपादक थे तो कौन थे? डॉक्टर नामवर सिंह जी थे। रसमीमांसा नामक आलोचना पुस्तक के लेखक कौन है? तो शुक्ल जी हैं। शुक्ल जी का है रसमीमांसा, शुक्ल जी की रचना है। और सुमित्रानंदन पंत ग्रंथ के लेखक कौन है? तो सुमित्रानंदन पंत डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। प्रगतिवाद कृत किसकी है? तो शिवदान सिंह चौहान की है प्रगतिवाद। कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की है तो किसने प्रदान की है? नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की है नंद दुलारे वाजपेयी ने। महाकवि सूरदास की कृति है नंद दुलारे वाजपेयी की। महाकवि सूरदास किसकी रचना है? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी की है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक कौन हैं? तो रामविलास शर्मा जी हैं। निराला की साहित्य साधना किसकी रचना को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। निराला की साहित्य साधना आलोचना जो है इसे कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी, इसके रचनाकार कौन है? तो धर्मवीर भारती जी हैं। कि कबीर बाज भी, कपोत भी और पपीहा भी के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती जी हैं। प्रगतिवादी समीक्षक हैं रामविलास शर्मा जी। प्रगतिवादी समीक्षक रामविलास शर्मा जी। प्रेमचंद्र सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। तुलसी आधुनिक वातायन में पुस्तक के लेखक कौन है? तो रमेश कुंतक मेघ हैं। तुलसी आधुनिक वातायन में पुस्तक के लेखक रमेश कुंतक मेघ हैं। समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक हैं तो रमेश चंद्र शाह हैं। समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक कौन है? रमेश चंद्र शाह हैं। हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति है जिसके आलोचक हैं कौन? तो मिश्र बंधु हैं। हिंदी नवरत्न किसकी आलोचना है? मिश्र बंधुओं की।
आलोचना को कला की सजगता कहा है, किसने कहा है? तो मिडिल्टन मरे ने कहा है। मिडिल्टन मरे ने कहा है आलोचना को कला की सजगता। आगे है रोमेंटिसिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो शुक्ल जी ने किया था। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का शुभारंभ किसने किया? तो पदम सिंह शर्मा जी ने किया। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का शुभारंभ किसने किया? तो पदम सिंह शर्मा जी ने किया। यदि कामायनी लिखता ... इस समीक्षात्मक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी को श्रेष्ठवादी आलोचक कहा है, तो किसने कहा है? भगवत स्वरूप मिश्रा ने। आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी जी को श्रेष्ठवादी आलोचक कहा है, तो किसने कहा है? डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्रा जी ने कहा है। समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन हुआ, कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में हुआ था। समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आगमन कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में हुआ था। भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षा दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक कौन हैं? तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षा दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। वह समालोचक का जो समालोचक के साथ साथ जनवादी कवि हैं, वह समालोचक का जो समालोचक के साथ साथ जनवादी कवि भी हैं, तो कौन है? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हैं। कामायनी एक पुनर्विचार नामक प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? तो कामायनी एक पुनर्विचार मुक्ति बोध हैं। इसके लेखक कौन है? मुक्ति बोध की रचना है कामायनी एक पुनर्विचार, जो कि क्या है? आलोचना है। छायावाद को समग्र रूप से समझाने वाले प्रारंभिक श्रेष्ठ समीक्षक कौन हैं? तो नंद दुलारी वाजपेयी जी हैं। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक कौन हैं? तो डॉक्टर उदय नारायण तिवारी जी हैं। लघुमानों के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक कौन हैं? तो लघुमानों के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, इसके लेखक विजय देव नारायण शाही जी हैं। आलोचक के रूप में प्रतिष्ठा किसे मिली? तो नामवर सिंह जी को। वह विधा जो सृजनात्मक साहित्य के अंतर्गत नहीं आती, तो कौन सी विधा है? आलोचना है। वह आलोचक जिसने नई कविता की व्याख्या भी रस सिद्धांत के रूप में की है, तो किसने की है? डॉक्टर नगेंद्र ने की है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं, तो कौन है? नंद दुलारी वाजपेयी जी हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक नंद दुलारी वाजपेयी जी हैं। प्रकाशन वर्ष के आधार पर आलोचनात्मक कृतियों का सही क्रम क्या है? तो हिंदी साहित्य का आदिकाल कवि सुमित्रा नंदन पंत, मिथक और साहित्य, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। प्रकाशन वर्ष के आधार पर आलोचनात्मक कृतियों का सही क्रम क्या है? तो पहले हिंदी साहित्य का आदिकाल कवि सुमित्रा नंदन पंत, मिथक और साहित्य, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, यही इसका सही क्रम है। आगे है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी की आलोचनात्मक कृति का सही क्रम क्या है? तो ये नंद दुलारी वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियों का सही क्रम है जयशंकर प्रसाद। नंद दुलारी वाजपेयी के हिसाब से, मतलब उन्होंने कहा है कि पहली कृति किसकी आलोचना की दृष्टि से सही क्रम क्या है? किसने कहा है? नंद दुलारी वाजपेयी जी की दृष्टि में तो सबसे पहले कौन आएंगे? जयशंकर प्रसाद जी आएंगे। आधुनिक साहित्य, कवि निराला और नई कविता, ये कृतियों का सही क्रम है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य, कवि निराला और नई समीक्षा, यही इसका सही क्रम है। ये लास्ट है, अंतिम पॉइंट है कि नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक कौन हैं? तो नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक रामविलास शर्मा जी हैं। तो ये था आज का वीडियो। आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और देखिए, हम लोग हिंदी को पढ़ने वाले हैं, हिंदी व्याकरण, और तो आप लोग जो है प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। आप लोगों को कैसे लगी ये वीडियो भी बताइएगा, और हो सकता है हम लोग कल से शुरू करें उसको। और आज सोच रहे हैं हम कि
जो क्या बोलते हैं हिंदी व्याकरण, आधुनिक हिंदी व्याकरण रचना जो वासुदेव नंदन जी की बुक है, आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, उसको हम लोग थ्योरी क्या करेंगे, इसमें से पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छी किताब है ये। हम प्रैक्टिस तो उससे करेंगे, प्रैक्टिस मुझे लगता है कि प्रैक्टिस के लिए वही बेहतर है। हम प्रैक्टिस जो है उस पुस्तक से करेंगे। और आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना जो है डॉक्टर वासुदेव नंदन जी की ये बुक है हिंदी व्याकरण, जो कि सभी लोग जानते होंगे, जो भी हिंदी के विद्यार्थी होंगे सबको पता होगी उनकी बुक। तो हम सोच रहे हैं उसका जो थ्योरी है हम उसमें से एक एक उसका कंप्लीट करते जाएं, एक एक थ्योरी भी पढ़ते जाएं और उससे जो है प्रैक्टिस भी करते जाएं। जैसे कि आज हम थ्योरी पढ़ रहे हैं इससे, जैसे कि आज वर्ण विचार हम इसमें पढ़ेंगे और उसके बाद जो है उसका हम जो क्वेश्चन जो है सॉल्व हम उससे कर लेंगे, उस बुक से कर लेंगे। तो जो समान हिंदी व्याकरण है यूनिवर्सल पब्लिकेशन का है, हमने वीडियो डाला है, लाइव में है वो, जो नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं, वही बुक है। और वासुदेव नंदन जी की बुक को भी मैं लगा दूंगी। और मैंने यही सोचा है, तो हमारा क्या होगा, ये भी कंप्लीट होता रहेगा साथ साथ में, और फिर पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। और ये पढ़ने में क्या है कि जो देखिए जो बिहार का जो एग्ज़ाम है, चाहे वो TRE 4 हो या एस्टेट हो, तो उसमें वासुदेव नंदन से ही सारे क्वेश्चन फंसते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है पढ़ना, हमें बिहार के लिए भी और UP TGT PGT के लिए भी ये ज़रूरी है पढ़ना। तो हम इससे भी एक चैप्टर कोशिश करेंगे कि हम एक दिन में एक चैप्टर पढ़ें, अगर नहीं हो पाएगा तो 2 दिन में लेंगे, वैसे कोशिश करेंगे कि एक दिन में एक चैप्टर हम समाप्त कर लें। तो इस तरह से हम इसमें से पढ़ेंगे और फिर प्रैक्टिस सेट हम उसमें से करेंगे। आप लोग क्या सोचते हैं, सही है या नहीं, प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी वीडियो में आए, देखिए, सुने, इसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।